हाँ दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आयुर्वेद विला। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्टरलाइजेशन। आज ये आपके टॉपिक का थर्ड पॉइंट है स्टरलाइजेशन, और चौथा पॉइंट है एनेस्थीसिया। तो आज हम स्टरलाइजेशन और एनेस्थीसिया दोनों खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। तो व्हाट इज स्टरलाइजेशन? निर्जीवाणुकरण, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एनी प्रोसेस दैट फ्रीइंग एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, या तो कोई जगह या तो कोई वस्तु, ठीक है। अच्छा, हम स्टरलाइजेशन अभी किस विषय में पढ़ रहे हैं? सर्जरी में पढ़ रहे हैं ना। तो मेनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ओटी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई वस्तु, तो क्या एनी प्रोसेस दैट फ्रीइंग एन आर्टिकल, फ्री कर रहा है एक आर्टिकल को। किन से फ्री कर रहा है? पैथोजेंस से, ठीक है। तो तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा पैथोजेंस जो होते हैं उनसे फ्री किया जाए उस या तो वस्तु को या तो उस जगह को, ठीक है। अब फ्री कैसे करेंगे? बाय रिमूविंग और किलिंग। या तो हम उनको रिमूव कर दें उस जगह से या हम उनको किल कर दें, ठीक है, पैथोजेंस को। पैथोजेंस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, स्पोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एनी प्रोसेस, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस दैट फ्रीइंग एन आर्टिकल फ्रॉम पैथोजन बाय रिमूविंग और किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो वो होता है हमारा स्टरलाइजेशन। अच्छा, कुछ टर्म्स भी देख ले रहे हैं हम, जो मतलब आपने देखे होंगे, कई बार सुने होंगे। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्सिस, ये सब क्या है? ये सब स्टरलाइजेशन की के एक हिसाब से मेथड है ना। तो अब हम इनके देखते हैं। जैसे डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन का अर्थ क्या हुआ? ये डिसइंफेक्शन काम क्या करता है? ये सेल, बैक्टीरिया, फंगाई, इनको मारता है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, उनको किल करेगा, बट स्पोर्स को नहीं मार पाएगा। जो भी स्पोर्स होंगे उनको नहीं मार पाता है। अब जैसे जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक क्या काम करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देता है, रोकता है, ठीक है। जैसे एप्सिस, तो एप्सिस क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म आर प्रिवेंटेड टू एक्सेस, ठीक है। जैसे कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हमने एसेप्सिस यूज किया है कहीं पे, एसेप्सिस लिक्विड यूज किया है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फिर वो वहां पे उस जगह पे एंटर नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई वुंड है, वुंड पे अगर एसेप्सिस यूज किया है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से अंदर इन्वेड करते हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एंटीसेप्सिस क्या हो गया? कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, तो एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्सिस इन दोनों का काम एक ही है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को, भाई बैक्टीरिया होगा, मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। केवल प्रिवेंट करेगा, रोकेगा कि उसकी ग्रोथ ना हो, उसको मारेगा नहीं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। तो अब इसके आगे हम क्या पढ़ना है कि मेथड, क्या क्या कौन कौन से तरीके हैं स्टरलाइजेशन के, ठीक है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो मेनली 3 तरीके हैं भाई। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड गैसियस मेथड, ठीक है। 3 ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, भाई फिजिकल मतलब जैसे अपना बर्निंग के द्वारा हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। हॉट एयर माने कि हॉट एयर ओवन में करते हैं ये, ठीक है। बॉइलिंग के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, तो ये सारे हो गए फिजिकल मेथड। केमिकल, भाई केमिकल्स को यूज करके हम स्टरलाइज करते हैं चीजों को। देन गैसियस मेथड, हम गैसियस फॉर्म में हम स्टरलाइज करते हैं। अब हम इनको क्या है कि धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक मेथड को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उतना ही डिटेल में जाएंगे जितना आवश्यक है, अनावश्यक लेंदी कुछ भी। अब हम जैसे देख रहे हैं कि फिजिकल मेथड सबसे पहला आता है। फिजिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह है बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग किसको कहेंगे? तो बर्निंग क्या है? एक बहुत ही एक्सीलेंट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, भाई ऐसे मटेरियल जो ज्यादा महंगे ना हो, तो जैसे भाई किसी पेशेंट की हमने ड्रेसिंग वगैरह की, तो ड्रेसिंग जो
उसकी फिर जब वो दोबारा चेंज करी तो जो निकाली हुई ड्रेसिंग है वो मतलब कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग, ठीक है, कॉटन स्वैब, तो ये सारी चीजें इनको हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। डिस्पोज कैसे करेंगे, बर्निंग मेथड से। अब हॉट एयर की बात करते हैं, तो हॉट एयर कैसा है, हॉट एयर ये किसके द्वारा किया जाता है, ये हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये मेथड हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है, और इसमें क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, कितना 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये कब तक करना, 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, कब तक, एटलीस्ट फॉर 1 आवर टू किल द स्पोर्स, ओके। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या स्टरलाइज कर सकते हैं, तो जैसे कि ग्लास वेयर्स हो गए, ग्लास के आइटम, ठीक है, सिरिंजेस, स्वैब, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसके द्वारा। बाकी इस हॉट एयर ओवन में क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि आइटम हम यूज नहीं कर सकते, जैसे भाई पेशेंट जिस मैट्रेस पे हॉस्पिटल में लेटा रहता है उस मैट्रेस वगैरह को हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हॉट एयर मेथड किस पे बेस्ड है, एयर पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्या है कि एयर, गर्म हवा जो है, गर्म हवा कर रही है स्टरलाइज। तो इसमें हो क्या रहा है कि बल्कि आइटम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो एयर की पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी है वो जरा कम होती है, और एयर की पेनेट्रेटिंग जो कैपेसिटी है वो लो होने की वजह से हम बल्कि आइटम्स को, हम ये सूटेबल नहीं है बल्कि आइटम स्टरलाइज इस मेथड से, ठीक है। बल्कि आइटम्स का स्टरलाइजेशन इस मेथड के द्वारा सूटेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लास वेयर, सिरिंजेस, स्वैब, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है आपका बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या करना होता है कि भाई एक बॉयलर होता है जिसमें हम क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट तक हम बॉईल करते हैं। अच्छा, 5 से 10 मिनट बॉईल करने पे होता क्या है कि सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, बट कौन नहीं मरता है, जो स्पोर्स, जो वायरसेस होते हैं वो नहीं मर पाते हैं। तो हम बैक्टीरियाज तो मर जाते हैं लेकिन स्पोर्स नहीं मरते, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब टेम्परेचर क्या है कि धीरे धीरे राइज करता है, कितना, 90 डिग्री सेल्सियस तक तो राइज कर पाता है, बट बॉयलर में क्या है 100% वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण होता है कि स्पोर्स और जो वायरसेस हैं वो नहीं मर पाते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो सभी मर जाते हैं, ठीक है। अगर हमें इसी में क्या है कि यूटेंसिल्स और लिनेंस वगैरह को भी अगर हमें वो करना है, स्टरलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसी बॉयलर में हम 1% सोप और 0.3% ऑफ वॉशिंग सोडा मिलाएंगे और हम बॉईल करेंगे। तो क्या होगा, यूटेंसिल्स और लिनेंस भी इसी में स्टरलाइज हो जाते हैं। अच्छा, जब भी कोई कपड़ा होगा तो जो पस या ब्लड रहेगा अगर उस कपड़े पे लगा हुआ है तो हमें वो स्टरलाइज करना है, तो हम बॉयलर में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले हम एक नॉर्मल वाटर से उसको, पस या ब्लड को धो लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको बॉयलर में डालेंगे। अब बॉयलर में क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टरलाइज हो सकती हैं, तो जैसे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जो कि ऐसे टूल्स जो सबक्यूटेनस हमें इंसर्ट ना कराने हो, समझे, क्योंकि भाई बैक्टीरिया बस मार रहा है ना, सबक्यूटेनस इंसर्ट वगैरह वाले में तो आपके स्पोर्स और वायरस भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे टूल्स जो हमें सबक्यूटेनस इंसर्ट ना कराने हो, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, रबर से बने हुए गुड्स जैसे कि ग्लव्स वगैरह, तो इन सभी को स्टरलाइज कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉयलर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात किस चीज की करेंगे, ऑटोक्लेव की, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव का अर्थ क्या होगा कि ऑटोक्लेव, पहली बात बोलेंगे किसको, कि ऐसा स्टरलाइजर, कैसा, जो ऑपरेट हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, ऐसा स्टरलाइजर that operate at high temperature and pressure, ठीक है, that operate at high temperature and pressure is called autoclave, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटोक्लेव में मेनली अपन जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो बेसिकली करते हैं स्टीम के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जनरेट स्टीम को जनरेट करता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव स्टरलाइजर एक होता है जो क्या स्टीम को जनरेट करेगा, कैसे, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड, और इसकी जो पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी, हमें मतलब एक परफेक्ट स्टेरिलाइजेशन कब प्राप्त होगा, जब 135 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस से अब चले जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, तब हमें समझ लेंगे
एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी प्राप्त हो चुकी है। हमारा जो हमने उसमें चीजें डाली है स्टेरिलाइजर में वो हमारी स्टेरिलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि लिनन हो गया, ड्रेसिंग, ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गई, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन सबको हम इसमें स्टेरिलाइज करते हैं। हम प्लास्टिक मटेरियल को यूज नहीं करते इसमें भाई, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है इसकी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा, पिघलने लगेगा। ठीक है, और जो डेलिकेट आइटम्स होते हैं अपने, उन सबको हम स्टेरिलाइज इसमें नहीं करते। देन हम फिर अब बात करते हैं किस चीज की, रेडिएशन की। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम गामा रेस का यूज करेंगे। इसकी भी क्या है कि पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें हम गामा रेस का उपयोग करते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है यूज करने वो स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रेडिएशन। अब फिजिकल मेथड हमारे यहाँ पे सारे खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं केमिकल मेथड की ओर। ओके, बात करते हैं हमारे केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड के अंदर हमारे आते हैं जितने भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट हैं। ठीक है, अब केमिकल डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो डिस्ट्रॉय करें, कैसे, ऐसे केमिकल जो डिस्ट्रॉय करें किसको, पैथोजेनिक फ्रॉम इनएनिमेट सरफेस। इनएनिमेट सरफेस का अर्थ क्या हुआ, जो भी निर्जीव सरफेस है, निर्जीव जिसमें जान ना हो। ठीक है, तो निर्जीव सरफेस में से जितने भी पैथोजेंस हैं उनको केमिकल के द्वारा डिस्ट्रॉय करे, उनको हम क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद केमिकल्स को अगर हम एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में विद इन अप्रोप्रिएट टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है, तो केमिकल का अगर हम उपयोग करते हैं एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, तो उनको हम बोलते हैं स्टेरिलेंट। ठीक है, और जो केमिकल सेफली अप्लाइड करे जा सके ओवर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उनको क्या बोलेंगे हम, एंटीसेप्टिक। भाई ऐसे केमिकल जिनको हम सेफली उपयोग कर पाए अपनी स्किन के ऊपर या म्यूकोसा में, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उनको हम एंटीसेप्टिक कहेंगे। और स्टेरिलेंट किसको कहेंगे कि जिन भी केमिकल्स को हम अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, मतलब जितना एक स्टेरिलाइजेशन का समय जो तय है उस सीमित कंसंट्रेशन में और सीमित ड्यूरेशन में, तो सीमित कंसंट्रेशन के साथ एक सीमित अवधि के लिए, सीमित ड्यूरेशन के लिए जिन केमिकल का हम उपयोग करते हैं उनको हम स्टेरिलेंट कहते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट समझ में आ गया, केमिकल। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे क्या होते हैं, जैसे कि फिनॉल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजन। फिनॉल मतलब जैसे डेटॉल हो गया आपका, है ना, एल्कोहल मान लो आइसोप्रोपिल एल्कोहल वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर। ठीक है, अब हैलोजेंस का अर्थ क्या हुआ, बीटाडीन हो गया आपका, बीटाडीन एंटीसेप्टिक्स जो यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब हम बात करते हैं, ये आपका केमिकल मेथड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका केमिकल मेथड खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे गैसियस मेथड पे। ओके, हम बात करते हैं गैसियस डिसइंफेक्टेंट की। गैसियस डिसइंफेक्टेंट हमारे क्या होते हैं, मेनली दो गैसों का कॉम्बिनेशन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों गैसों का कॉम्बिनेशन से ही हम डिसइंफेक्टेंट मतलब इनको स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन रेंज होती है वो 800 से 1200 mg पर लीटर होती है, किसकी, हमारी एथिलीन ऑक्साइड की। ठीक है, और जिसका टेम्परेचर कहां तक जाता है, टेम्परेचर की रेंज होती है 45 से 63 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पे इसका जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की जो रेंज है, कंसंट्रेशन रेंज है, वो है 15 से 100 mg पर लीटर तक, और इसका टेम्परेचर जाता है 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो भी ओटी, भाई ओटी वार्ड होता है और जनरल वार्ड होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, उन वार्ड्स को और ओटी को स्टेरिलाइज करने के लिए हम गैसियस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेरिलाइजेशन मॉडर्न टॉपिक खत्म होता है। आयुर्वेद में ज्यादा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में क्या है कि मुख्यतः दो ही टाइप के बताए गए हैं डिसइंफेक्टेंट, मतलब दो ही प्रकार के बताए गए हैं स्टेरिलाइजिंग मेथड। एक होता है अग्नि द्वारा हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, दूसरा होता है धूपन। ठीक है, धूपन के द्वारा हम, धूपन आप इसी को समझ सकते हैं, गैसियस डिसइंफेक्टेंट को, और अग्नि जो हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड में, बर्निंग। ठीक है,
वो है, आयुर्वेद में इतना ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेलाइजेशन खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एनेस्थीसिया। मैंने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि आज अपन स्टेलाइजेशन भी खत्म करेंगे और आज आप एनेस्थीसिया भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अपन एनेस्थीसिया शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया वैसे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसपे बाकायदा एमडी भी होती है। ठीक है, तो एक अलग से ब्रांच है, लेकिन अपन को क्या है एग्जाम पर्पस से अपने 4 पेज 3 पेज भरने के पर्पस से भाई एनेस्थीसिया लॉ में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन को उस हिसाब से पढ़ना है कि अपन सारे पॉइंट्स को भी कवर कर पाए और कुछ छूटे भी नहीं और अपन उसको लिख भी पाए। तो एक सरल भाषा में शॉर्ट एंड सिंपल एनेस्थीसिया को पढ़ना है। तो एनेस्थीसिया का अर्थ क्या होता है? एनेस्थीसिया का अर्थ हुआ कि लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर पेन। ठीक है, तो अपने जो सेंसेशंस है बॉडी में, सेंसेशन मान लो हम ऐसे चींटी काटते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है, पेन फील होता है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी फील रहा हूँ और पेन भी फील रहा हूँ, उसको हम एनेस्थीसिया कहेंगे। मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जनरल और एक होता है लोकल। जनरल का अर्थ क्या होगा कि जो हमारी पूरी बॉडी पे काम करे, हमारी पूरी बॉडी का सेंसेशन लॉस हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है लोकल। लोकल का अर्थ होता है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को हमें एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लोकल। अब जनरल एनेस्थीसिया, अब हम एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थीसिया क्या है? ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, एक ऐसा लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन का लॉस हो जाना, कैसा, जिसको हम रिवर्स कर सकें। ठीक है, मान लो आपको सेंसेशन फील नहीं हो रहे पर कुछ टाइम बाद वो सेंसेशन फील होने लगेंगे, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, अब भाई जनरल एनेस्थीसिया है तो मैंने बताया था कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है, जिसमें हम पूरी बॉडी हमारी पूरी बॉडी के सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, भाई आपके सेंसेशंस भी खत्म हो जाए और आप पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, तो एंड कॉन्शियसनेस इज नोन एज जनरल एनेस्थीसिया। तो ये हो गई जनरल एनेस्थीसिया की मेन डेफिनेशन। अच्छा, हमें सभी एनेस्थीसिया के कार्डिनल फीचर्स जरूर पढ़ने हैं, कभी कभी अलग से कार्डिनल फीचर्स पूछ लेगा। तो कार्डिनल फीचर्स का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रमुख लक्षण। ठीक है, प्रधान लक्षण कि भाई इसके कार्डिनल फीचर्स क्या है। मान लो हमने ये दिया तो क्या क्या होगा, तो क्या होगा भाई, पेशेंट का सेंसेशन, तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, सारे सेंसेशंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी, उसकी जो मसल्स है तो क्या होने लगेगा, मसल रिलैक्स होने लगेगी। और क्या होने लगेगा, इवोल्यूशन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्सेस। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं उन सबका क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। मतलब क्या है कि अपने आप को काम करने लगेंगे रिफ्लेक्स, भाई उसका मतलब अपने रिफ्लेक्सेस पे नियंत्रण नहीं रह जाएगा पेशेंट्स का। तो ये हमारे कार्डिनल फीचर्स हो गए। अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं कि भाई हम जनरल एनेस्थीसिया के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स, हम इनका टाइप्स डिसाइड करते हैं कि वो किस किस वे में दिए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा होता है एक इंट्रावेनस, ठीक है, हम आईवी के रूप में दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है, रेक्टल। तो मेनली हमारे 3 टाइप है। 3 टाइप कौन से हैं, आईवी, इनहेलेशन और रेक्टल। रेक्टल हम बहुत रेयरली देते हैं कि किसी को रेक्टल कैनाल, हम रेक्टम से या एनल कैनाल से हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मेनली हम देते हैं या तो इनहेलेशन, या तो उसको हम गैसियस फॉर्म में सुंघाते हैं, या फिर आईवी इंट्रावेनस। ठीक है, मेनली हम इंट्रावेनस देते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके टाइप जनरल एनेस्थीसिया के। देखेंगे कि एनेस्थीसिया देने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि भाई प्री ऑपरेटिव, तो मान लो ऑपरेशन के पहले और एनेस्थीसिया को देने के पहले हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री टेक करेंगे, भाई हिस्ट्री लेंगे मरीज की। ठीक है, उसका सीएनएस देखेंगे, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे कि कहीं उसको साइनोसिस तो नहीं है, उसका बिल्ट कैसा है, उसकी हार्ट रेट कैसी है, उसका हार्ट साउंड कैसा है, ये सारी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। कुछ हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे, हम उसका ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे। भाई ऑपरेशन के दौरान उसको खून की आवश्यकता पड़ गई तो तो हम ब्लड ग्रुप देखेंगे उसका, हम हीमोग्लोबिन कराएंगे, उसका यूरिन कल्चर, हम उसका चेस्ट एक्सरे कराएंगे, हम उसका ईसीजी देखेंगे। तो ये सभी चीजें हम प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में करेंगे। अच्छा, प्रिपरेशन हम करेंगे, मरीज की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सब, अब मान लो एनेस्थीसिया देना है तो उसके पहले मरीज को प्रिपेयर भी तो करना है। तो सबसे पहले तो हमें कंसेंट लेना है मरीज से, हम लिखित में कंसेंट लेंगे कि उसके बाद हमें नील बाई माउथ रखना है उसको। मरीज को ऑपरेशन के पहले हमें खाली पेट रखना है, ठीक है। उसके बाद प्री मेडिकेशन, अगर वो कोई भाई वो उसको देखेंगे कि कोई शुगर तो नहीं है, उसको शुगर नहीं है, उसको हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे तो उसको हम प्री मेडिकेशन भी देते हैं, जैसे डाइजीपाम वगैरह देते हैं। अभी हमने क्या देख लिया कि हम एनेस्थीसिया देने के पहले हम क्या क्या चीजें करेंगे। अब हम देखेंगे कि एनेस्थीसिया हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले भाई इनहेलेशन मेथड, भाई हमने दो प्रकार के मेथड देखे थे ना मेन, जो कॉमनली यूज होते हैं। एक देखा था हमने इनहेलेशन और दूसरा देखा था इंट्रावेनस। तो इनहेलेशन क्या है, गैसियस फॉर्म में हम दे देंगे। ये हम इनहेलेशन मेथड किसके थ्रू हम देते हैं? एक बॉयल्स एपेरेटस होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट को सुंघा के गैसियस फॉर्म में हम एनेस्थीसिया देते हैं। कौन कौन से, जैसे आपने नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ठीक है, लाफिंग गैस भी जिसको बोलते हैं, ईथर, हेलोथेन, क्लोरोफॉर्म, ये कुछ ऐसे एनेस्थीसिया के नाम है जिनको हम देते हैं। और आईवी मतलब हम आईवी रूट से देते हैं। तो कौन से देते हैं? जैसे थायोपेंटेन हो गया, प्रोपोफोल हो गया, कीटामाइन हो गया, ये सभी देते हैं। तो ये हम एनेस्थीसिया दे देंगे। इस प्रकार एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी को भी। अब हम इसकी एनेस्थीसिया जब देते हैं तो उसकी कुछ 4 स्टेजें होती हैं। भाई एनेस्थीसिया अंदर गया, धीरे धीरे उसकी 4 स्टेजें होती हैं। जैसे हमने जैसे उसको दिया तो पहली स्टेज क्या होती है? पहली होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है? इसमें डल पेन, इसमें थोड़ा बहुत पेन मौजूद रहेगा और जो कॉन्शियसनेस है वो रिटेन्ड हो सकती है, ठीक है। भाई पेन रहेगा, हम तो ऑपरेशन करने लगेंगे तो क्या कॉन्शियसनेस रिटेन्ड हो जाएगी, उसको पता चलता है। इसमें स्टेज ऑफ डेलीरियम मतलब होता है, इसको स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पेशेंट क्या एक्साइटमेंट में चला जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। देन आता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये एक ऐसी स्टेज होती है जो परफेक्ट होती है फॉर सर्जरी, ठीक है। इस स्टेज में हम सर्जरी कर सकते हैं। फिर आती है चौथी स्टेज, स्टेज ऑफ मेड्यूलरी पैरालिसिस, जिसको हम रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ओवरडोज हो जाता है इसका एनेस्थीसिया का, तो ये चौथी स्टेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 स्टेज। कभी कभी अलग से स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पूछ लेता है, तो ये चारों स्टेजें हमें पढ़ के जानी है। ये चारों स्टेजें अब हम देखेंगे कि भाई ये सारी हमारी स्टेजेस हो गई। अब हम इसका क्या है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मान लो प्रॉब्लम अगर कोई हुई तो उस समय तो हम पहली बात तो देखो एयरवे उसका मेंटेन करेंगे, उसके आसपास का, ठीक है। उसके बाद उसका हीमोस्टेसिस मेंटेन करेंगे, उसका हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। पेशेंट की ये सारी चीजों को हमें मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट करेंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन कभी कभी पूछ लेता है अलग से। तो कॉम्प्लिकेशन में हम 2 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है कि कॉम्प्लिकेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया में कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इनहेलेशन मेथड के द्वारा हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट कैन गो इन, भाई कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहे तो पेशेंट कैन गो इन हाइपरटेंशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इनहेल मतलब हम इनहेल करके दे रहे हैं गैसियस फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, उसको एक्सेसिव सलाइवेशन भी हो सकता है। अगर हम आईवी इंट्रावेनस मेथड के द्वारा दे सकते हैं तो पेशेंट कैन गो इन हेलुसिनेशन ऑल्सो, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, सीरियस डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे में हो सकती है। तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया होता है खत्म। अब हम शुरू करते हैं लोकल एनेस्थीसिया।
बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया की। तो व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया? कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। कोई भी एक आपकी जहां पे आपको ऑपरेशन करना है, जहां पे आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर करने हैं, जिस भी एक स्पेसिफिक जगह पे, वहां पे सेंसेशंस का लॉस कराना, वो भी कैसा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्योंकि आफ्टर सम टाइम जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होगा, आपके सेंसेशंस वापस आ जाएंगे। तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। इसके भी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एक एक करके हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। अब इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी सिस्ट है, लाइपोमा है, पॉलिप है, ठीक है, उसमें हम क्या चारों तरफ से, जैसे मान लो कोई सिस्ट है और सिस्ट मान लो ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी ये सिस्ट है, तो सिस्ट को हमने क्या किया, एक नीडल यहां इंसर्ट करी और यहां से उसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट डाला, देन फिर इधर करी, देन फिर इधर करी, देन फिर इधर करी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ से इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है, और विद फ्यू प्रिक्स हमने एनेस्थेटिक एजेंट डाला और उस एरिया को क्या किया, हमने उसके सेंसेशंस लॉस कर दिए, ठीक है। इसको हम फैन वाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। ये हमारा होता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। जब हम सरफेस एनेस्थीसिया की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है कि भाई ऑइंटमेंट, आपका स्प्रे हो गया, जेली हो गया, इस फॉर्म में हम ये एनेस्थीसिया यूज करते हैं। जैसे जब हमें कैथराइजेशन करना होता है, राइल्स ट्यूब इंसर्ट करानी होती है, लेरिंगोस्कोपी करवानी होती है, उस समय हम क्या करते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। अब नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, तो नर्व ब्लॉक का अर्थ क्या हुआ कि मान लो ये अपना हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये नर्व गई हुई है, ठीक है, और हमें इधर पे एम्प्यूटेशन करना है, हमें ये जगह अलग करनी है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जो भी नर्व सप्लाई इस जगह पे जा रही है, तो हम क्या नियर इनके पास में हम यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि वो आगे का एरिया जो होगा वो आपका उसके सेंसेशंस वो हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें नर्व ब्लॉक में क्या करते हैं, नर्व को ब्लॉक करते हैं, नर्व के पास में एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं, ठीक है। फील्ड ब्लॉक का अर्थ क्या होगा कि फील्ड मतलब कि जिस जगह पे हमें ऑपरेशन करना है या जिस जगह पे हमें इंसिजन्स देने हैं, उस एरिया में कहीं पे भी एनीवेयर इन दैट सरफेस हम इसको दे सकते हैं। स्पाइनल का अर्थ क्या होगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम तब देते हैं जब हमें कोई भी, जैसे लोअर लिम्ब का ऑपरेशन करना हो, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो, हमें उसको रॉड डालनी है कुछ, ठीक है, उसके बाद लोअर सेगमेंट का सिजेरियन हो, उस स्थिति में जैसे हेमरॉइड ट्रैक्टोमी करना हो हमें, तो उस स्थिति में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। ये कहाँ दिया जाता है, सब आर्केनॉइड स्पेस में, जहां पे सीएसएफ उपलब्ध होता है, जहां पे सीएसएफ मौजूद होता है, वहां पे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल कहाँ देते हैं हम, ये देते हैं हम एपिड्यूरल स्पेस में, जहां पे फैट मौजूद होता है, ठीक है। मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है एपिड्यूरल स्पेस जहां पे फैट मौजूद है, और ये है अपना सब आर्केनॉइड स्पेस जहां पे सीएसएफ मौजूद है, ठीक है। तो ये सीएसएफ यहाँ तो, और एपिड्यूरल कहाँ दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, टू ब्लॉक स्पाइन और नर्व रूट, नर्व के रूट को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। अब उसके बाद ये हमारे टाइप्स होते हैं यहाँ पे समाप्त। अब हम इसके तो अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया के। भाई हमने एनेस्थीसिया दिया तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। उसकी नर्व, जैसे नर्व ब्लॉक वाले में हम कर रहे थे, तो नर्व में इंजरीज हो सकती हैं, वेसल्स में इंजरीज हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं उसको, हेमाटोमा हो सकता है उसको। और अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसको बैक एक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उसको हेडेक हो सकता है, उसको इंटरवर्टिब्रल इंजरी हो सकती है वर्टिब्रा में, उसके बाद हाइपोटेंशन हो सकता है। भाई स्पाइन में अगर हमारा
पीछे से लॉस ऑफ सेंसेशंस हो गया और वो कंटिन्यू रहा ज्यादा देर तक, तो क्या होगा भाई उस नीचे वाले लोअर वाले सेगमेंट में वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए कुछ कॉम्प्लिकेशंस। हम ड्रग कौन कौन से यूज करेंगे एज अ लोकल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो कुछ ड्रग जैसे कि जाइलोकेन यूज करेंगे हम, लिग्नोकेन यूज करेंगे हम। ठीक है, और लिग्नोकेन के साथ एड्रेनलिन मिला के, तो लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन यूज करेंगे हम, कीटामाइन यूज करेंगे हम, टेट्राकेन यूज करेंगे, ऐसे कुछ हम ड्रग्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे आज आपका एनेस्थीसिया टॉपिक खत्म होता है और यहाँ पे आपका लेक्चर आज खत्म। अब हम आगे पढ़ेंगे शल्य तंत्र का। आज अपन ने 4 पॉइंट खत्म कर लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।